हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपके काम आएंगी। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्टेप्स बताए, 4 तरीके बताए कि किस तरह से आप इनिशियल स्टेज पर ट्रायल से पहले ही सबूतों के आधार पर आप क्वेश्चन करा सकते हैं। लेटेस्ट जजमेंट था 11 अगस्त का। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, कल ही वीडियो अपलोड हुआ है। अब आज की इस वीडियो में भी कल की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपकी हर एक स्टेप पे काम आएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेंबर्स बनने के लिए होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन ऑप्ट कर लें। अब देखिए, जब शुरुआती दौर में आपके ऊपर केसेज हो जाते हैं ना, तो आप विश्लेषण करते हैं और कई बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर मैं हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए जाता हूं तो मेरे मामले में क्वैशिंग हो जाएगी। मामला कोई भी हो सकता है, 498 का यानी 85 बीएनएस का भी हो सकता है और डीवी एक्ट का भी हो सकता है। यहां मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ज्यादा सोचना इस मामले में ठीक नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं हमारे क्लाइंट का। उन्होंने क्वैशिंग फाइल करी, पता है कौन से केस में? 125 सीआरपीसी में, जिसमें कोई क्वैशिंग फाइल करता नहीं है, ना ही कोई आपको सजेस्ट करेगा। उन्होंने कर दी और उन्हें 125 सीआरपीसी के केस पर स्टे मिल गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। कैन यू इमेजिन? अब सेम केस में सेम क्लाइंट ने डीवी एक्ट की क्वैशिंग फाइल करी अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स की तरफ से, और वो क्वैशिंग पहली ही डेट पर खारिज कर दी गई। सेम क्लाइंट ने पिटीशन फाइल करी डीवी एक्ट क्वैशिंग की अपनी तरफ से, यानी हस्बैंड की तरफ से। वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई और वो पिटीशन आज भी चल रही है, पेंडिंग है। यानी माता पिता और रिश्तेदारों की पिटीशन खारिज हो गई और हस्बैंड की पिटीशन चल रही है और 125 सीआरपीसी पे स्टे मिल गया। आप सोचो, ये सारी वो चीजें हैं जिसका उलट आपको पता है और उलट ही आपको सजेशन मिलेंगे, और रियलिटी भी उलट ही है। आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई कहेगा हस्बैंड को रिलीफ नहीं मिलता है, पेरेंट्स को मिल जाता है। 125 सीआरपीसी में स्टे नहीं मिलता है, डीवी में मिल जाता है। उन्हें 125 सीआरपीसी में स्टे मिला हुआ है, डीवी में स्टे नहीं मिला हुआ है। तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक जो जनरल चीजें हैं उससे हटके भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका मामला कौन सी बेंच के पास गया और उस बेंच ने किस प्रकार से आपके मामले को देखा है और कैसा निर्णय लिया है। इसलिए ओवर थिंकिंग करना शुरुआत में ही किसी भी काम नहीं आता। अब एक मामला रिसेंट आपको बताता हूं जिसमें क्वैशिंग पिटीशन पर बहुत मेहनत की गई। 4-4 5-5 बार उसे मॉडिफाई किया गया, क्लाइंट के साथ मिल करके उस पर 1 महीने का टाइम लगाया गया कि पिटीशन बहुत बेहतरीन बनाई जाए, जिससे रिलीफ मिले। सारे फैक्ट्स, ग्राउंड्स, बहुत कुछ उसमें किया गया। लेकिन जब पिटीशन दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद पहली ही डेट पर केवल इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि हस्बैंड की तरफ से थी और हस्बैंड पिटीशन को मेरिट पर डिस्पोज ऑफ कराना चाहता था। तो जब हस्बैंड की तरफ से तथ्य कोर्ट में रखा गया कि वो मीडिएशन नहीं चाहता और चाहता है कि मेरिट पे ही मामला चले, तो दूसरी पार्टी को नोटिस ही नहीं किया गया और पहली डेट पे उसकी पिटीशन खारिज हो गई। अब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति तो सोचेगा कि मेरा इतनी बढ़िया पिटीशन बनाने का क्या फायदा हुआ, इतना उस पर टाइम लगाने का क्या फायदा हुआ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें पिटीशन में टाइम नहीं देना चाहिए या हमें बढ़िया पिटीशन नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर टाइम दीजिए। वो तो उसका लक बाय चांस था जो हो गया, ऐसा कुछ कह नहीं सकते आप। लेकिन अगर वहीं पर मेरिट पर उसकी पिटीशन एक्सेप्ट होती और चलती, तो वही पिटीशन उसको बहुत लाभ देती। इन सब चीजों से सार ये निकलता है कि अगर आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज हुआ है, चाहे किसी भी धारा में हुआ है, 85 बीएनएस में हुआ है या डीवी एक्ट में हुआ है, तो ज्यादा सोच विचार किए बिना अपनी क्वैशिंग पिटीशन को बेहतर से बेहतर ड्राफ्ट करो और ड्राफ्ट करने के बाद उस पिटीशन को आप फाइल करो। ज्यादा मत सोचो एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा, सबूत दूं नहीं दूं। ये सब चीजें बात की बात है। इनिशियल लेवल पे जब आप पिटीशन फाइल करोगे तो पहला स्टेप होता है कि आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए। सेकंड स्टेप होता है कि आपको स्टे मिल जाए, और अगर स्टे नहीं मिलता तो थर्ड स्टेप होता है कि कम से कम क्वैशिंग मेरिट पर आपकी सुन ली जाए। कुछ भी हो सकता है, जो जैसा हमने आपको बताया इस तरह से भी हो सकता है और इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। इसलिए यहां पर सोच विचार करके कोई भी फायदा नहीं है ज्यादा, क्योंकि कोई फिक्स रूल नहीं है, फिक्स कानून नहीं है कि ऐसा होगा। पूरे तरह से कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, और कोर्ट में भी कई बेंचेज हैं, कई जजेज हैं, किसके सामने पिटीशन जाती है, हर एक का ऑब्जर्व करने का तरीका चीजों को अलग होता है। इसलिए आप कुछ फिक्स तो कह नहीं सकते कि क्या होगा। वो आपके मामलों के तथ्यों, परिस्थितियों, आपके वकील साहब प्लस जज साहब, इन सब चीजों पर ओवरऑल निर्भर करता है। और हो सकता है आपके हाईकोर्ट जाने की वजह से आपको रिलीफ भी मिल जाए, क्योंकि कई बार रिलीफ केवल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप गए ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यही सोचते रहें कि एक बीज हमारे पास है, इसको बोएं या ना बोएं,
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम बोएं और ये खराब हो जाए, सड़ जाए, इसमें से जो पौधा होता है वो निकले ही ना, पौधा निकले तो कहीं उसे जानवर ना खा जाए, वो पता नहीं बड़ा पेड़ बनेगा भी नहीं बनेगा, और ये सब सोच करके आपने बीज बोया ही नहीं, तो क्या कभी आम खा पाओगे? आम खाने हैं तो शुरुआत तो आपको वहाँ से करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से केयर करनी पड़ेगी, बाकी उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।